हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट तरह से। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6.5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6.4 तक कंप्लीट किया था। तो अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6.5 तक यानी 6.4 तक कोई भी दिक्कत है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियोस को देख सकते हो, सारा वीडियोस अवेलेबल है और अपना कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे यानी आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में, ये क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं कि कैसे हम लोगों को जो प्रॉब्लम सम्स दिया रहेगा उसको कैसे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय रतन माझी टू कवर 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 10 आवर्स। तो यहाँ पे दो टर्म सबसे पहले मैं मार्क करवा देता हूं आप लोगों को, शायद इस टर्म का मतलब आपको नहीं पता हो, और अगर इस टर्म का मतलब आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ये दो टर्म कौन कौन सा है, एक आपका डाउन स्ट्रीम है, दूसरा आपका अप स्ट्रीम है। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं जिनको आप जानते हो कि वो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन तक जरूर शेयर करना, ताकि इन वीडियो की हेल्प से वो भी अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर पाए, अच्छे से समझ पाए सारे कॉन्सेप्ट्स को। और मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप कभी तालाब या कोई नदी, हाँ बेसिकली अगर आप कोई नदी वगैरह को देखे हो बहते हुए तो आपने नोटिस किया होगा कि क्या हो रहा है कि नदी आपका मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अगर बह रहा है यानी इस तरफ बह रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना, दो कंडीशन हो सकता है। आप एक बोट पे बैठे हो और उस बोट से आइदर आप इधर जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप इधर जा रहे हो, ये दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपका ऐसा कंडीशन हो रहा है कि आपका स्ट्रीम और आपका बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी नदी का जो बहाव है और आप जिस तरफ जा रहे हो वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, डाउन स्ट्रीम। यानी कि नदी का बहाव आपका इस तरफ है, ठीक है, और आप जिस तरफ जाना चाह रहे हो वो भी इसी तरफ है, तो दोनों का जब डायरेक्शन सेम हो, नदी के बहाव का डायरेक्शन और आपके बोट का डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। बट वहीं पे मान लेते हैं कि नदी के बहाव का डायरेक्शन आपका क्या है, नदी के बहाव का डायरेक्शन आपका ये वाला है, लेकिन जो आपका बोट का डायरेक्शन है यानी जो आप जिस बोट पे बैठे हो वो बोट जो चल रहा है उसका डायरेक्शन मान लेते हैं अपोजिट है, यानी आप बोट को इस तरफ लेकर जा रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, दोनों आपका उल्टा चल रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा आपका इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपका जो वेव है यानी जो आपका रिवर का बहाव है और आपका बोट है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब आप समझ गए। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि नदी जिस तरफ बह रहा है और आपका बोट जिस तरफ जा रहा है दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है तो अप स्ट्रीम कहलाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। और अगर आप जिस तरफ जा रहे हो नदी का बहाव उसका उल्टा चल रहा है तो वो आपका अप स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, ओके। ये चीज अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या बोला है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्ट्रीम का वेलोसिटी है, स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है वो हमें बोला जा रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या हुआ, नदी का जो बहाव है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, नदी का बहाव का मतलब समझ रहे हो ना, आप अगर नदी देखोगे तो उसका पानी क्या होता है, उसका पानी ऐसे देखोगे आप बहता जाता है, यानी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है उसका वाटर। ठीक है, और वो वाटर कहां जा रहा होता है, वो वाटर जा रहा होता है समुद्र की तरफ। क्लियर है यहाँ पे। तो वो नदी का जो पानी है वो बह रहा होता है तो उसका बहाव का स्पीड कितना है यानी उसका बहाव का वेलोसिटी कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला यह जा रहा है कि अगर नदी के बहाव का जो आपका नदी के बहाव का जो रफ्तार है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, तो आप ये बताओ कि अगर रतन माझी 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, किस चीज में, 10 घंटे में। ठीक है, तो यहां पे तो हमें कुछ बताना नहीं है, यहां पे जस्ट हम लोगों को ये जो पूरा डेटा दिया हुआ है इससे एक इक्वेशन को फ्रेम करना है। ठीक है, अब अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप देखो तो देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि एक डेटा हमारा मिसिंग है, और वो डेटा कौन सा है, वो डेटा है कि एक्चुअल में रतन माझी जिस बोट पे बैठा होगा वो बोट कितना स्पीड में चल रहा है, उस बोट का वेलोसिटी क्या है, ये हमें यहां पे दिया हुआ नहीं है। देखिए,
हमें ये पता है कि डाउन स्ट्रीम में वो 21 किलोमीटर चल रहा होगा एंड अप स्ट्रीम में भी वो 21 किलोमीटर चल रहा होगा। तो टोटल अगर मैं बोलूँ कि कितना वो चल रहा होगा तो आप बोलोगे भैया टोटल कितना चल रहा होगा, तो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है, तो मिला जुला कर आपका हो गया 42 किलोमीटर। तो आपने 42 किलोमीटर लिख दिया। 42 किलोमीटर वो कितने देर में चल रहा है, तो आपने बोला कि भैया 42 किलोमीटर तो वो चल रहा है आपका टोटल 10 घंटे में, तो ये भी आपका दे रखा है। ठीक है, आपका स्ट्रीम का क्या वेलोसिटी है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पे मिसिंग जो डेटा है वो ये है कि रतन माझी जिस बोट पे बैठा है उस बोट का रफ्तार क्या है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि जो दिया हुआ नहीं है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो लेट, यहां पे क्या बोलेंगे, लेट वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि रतन माझी जिस बोट पे बैठा है उस बोट का जो वेलोसिटी है उसको हमने मान लिया कि वो x किलोमीटर पर आवर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सारा डेटा है। रतन माझी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें पता है, उस डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस अप स्ट्रीम है, कितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम है ये हम लोगों को पता है। उसके अलावा वो पूरा टोटल जर्नी कितने देर में कंप्लीट कर रहा है ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे है, उसको थोड़ा सा समझिए। जब वो आपका अप स्ट्रीम में चल रहा होगा, ठीक है, ये वाला चीज अच्छे से समझना। यहां पे मैं लिखता हूं बोट वेलोसिटी, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम। ठीक है, तो जब वो अप स्ट्रीम में चल रहा होगा उस वक्त उसकी बोट का क्या वेलोसिटी होगा, सोचो। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि उसका बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है नदी का बहाव उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप इधर जा रहे हो और नदी का बहाव इधर है तो क्या होगा, आपका जो बोट का स्पीड है वो कम हो जाएगा, होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि नदी इस तरफ बह रहा है, आप नदी के बहाव के उल्टा जा रहे हो, तो आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि नदी बह नहीं रहा होता, यानी स्टिल रहता, स्टिल वाटर है, ठीक है ना, ना इधर नदी बह रहा ना उधर बह रहा है, कुछ नहीं, एकदम स्टिल है, पानी कॉन्स्ट एक जगह पे है। इस केस में आपका जो बोट का रफ्तार होता, ठीक है ना, और जब वही रफ्तार मान लेते हैं कि आपका जो नदी का बहाव है उल्टा हो गया, तो आपका बोट का रफ्तार क्या होता, अचानक से घट जाता। ठीक है, तो इसका कितना घटता वो समझते हैं हम लोग। देखिए, नॉर्मली आपके बोट का रफ्तार, अगर आप कोई नॉर्मल वाटर में जाते हो जहां पे पानी का बहाव नहीं है, पानी किसी भी डायरेक्शन में बह नहीं रहा है, तो उसमें आपका जो रफ्तार है यानी जो वेलोसिटी है वो x किलोमीटर था। ठीक है, लेकिन अप स्ट्रीम में, यानी ऐसे जगह पे जहां पे जो पानी का बहाव है वो आपकी बोट के बहाव के उल्टा है, तो उल्टा होने के कारण आपका बोट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कितना घटेगा, तो जितना आपका अप स्ट्रीम यानी जितना नदी का बहाव है ना उतना आपका स्पीड घट जाएगा। नदी का बहाव कितना है, नदी का बहाव है 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपका जो टोटल स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर से घट जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाए। देखो, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और कोई चीज यानी जिस पानी से मैं इधर जा रहा हूं, जिस पानी में मेरा बोट है वो इधर जा रहा हूं मैं, और पानी जो वाटर है उस वो इधर जा रहा है। वाटर जा रहा है 2 किलोमीटर के स्पीड से इस तरफ, मेरा बोट जा रहा है 10 किलोमीटर के स्पीड से इस तरफ। तो जब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो मेरा बोट का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 किलोमीटर की स्पीड से ये उल्टा डायरेक्शन से आ रहा था और मेरा बोट इधर जा रहा है, तो ओवरऑल जो आपका बोट का स्पीड है वो 2 किलोमीटर घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बोट का वेलोसिटी अप स्ट्रीम में। यहीं पे अगर हम लोग पता करें कि बोट का जो वेलोसिटी है डाउन स्ट्रीम में, किसमें भैया, डाउन स्ट्रीम में, वो कितना होगा, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि मेरा बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है नदी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो, x मेरा हो गया नॉर्मल बोट का स्पीड, क्लियर है यहां पे, और जो आपका रिवर का स्पीड है, रिवर का जो बहाव है वो कितना है 2 किलोमीटर। तो मेरा मान लेते हैं आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और पीछे से मैं आपको धक्का लगा रहा हूं कस के, तो अब क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली आपका स्पीड साइकिल का बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहां पे वही चीज फॉलो हो रहा है कि मेरा बोट का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन नदी का बहाव जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी वो नदी का बहाव भी मुझे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी धक्का दे रहा है मुझे पीछे से, तो मेरा स्पीड और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो भाई जितना आपका स्ट्रीम का वेलोसिटी है, जिस रफ्तार से बहाव है नदी का, उतना मेरा भी वेलोसिटी बढ़ जाएगा बोट का।
तो हो गया x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में अच्छे से कहीं पे छाप लेना, हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां पे आपको सिर्फ इक्वेशन फ्रेम नहीं करना होगा, इक्वेशन फ्रेम करके आपको उसको सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, ओके। तो हमें ये पता चल गया कि बोट का वेलोसिटी अप स्ट्रीम में कितना है, बोट का वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में कितना है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो हमें यह पता है कि टोटल कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, यानी 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी टोटल 42 किलोमीटर कवर करने में कितना लग रहा है भाई, 42 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटा लग रहा है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे यह पता चल जाए कि 21 किलोमीटर में अप स्ट्रीम में जब जा रहा हूं तो कितना टाइम लग रहा है मेरा, और 21 किलोमीटर में डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूं तो कितना टाइम लग रहा है मेरा, दोनों के टाइम को ऐड कर दूंगा तो मेरा 10 घंटा निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम ऐड करके जितना डिस्टेंस हो रहा है वो तो 10 घंटे में कवर हो जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि हमारा अप स्ट्रीम में जो हम लोग चल रहे हैं 21 किलोमीटर जो कवर कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ठीक है ना, सिंपल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, मेरे पास वेलोसिटी है, मेरे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर दूंगा। मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, तो 21 किलोमीटर मुझे अप स्ट्रीम में चलना है, और मेरा अप स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना है भाई, तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर मेरा अप स्ट्रीम का वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो टोटल मुझे इतना घंटा लगेगा अप स्ट्रीम को कवर करने में। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं निकालूंगा टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम ये मैं निकाल लूंगा। इसका कितना निकलेगा, 21 किलोमीटर मेरा टोटल आपका डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में, और आपका वेलोसिटी जो है वो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया डाउन स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम में मुझे जितना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में मुझे जितना टाइम लग रहा है, दोनों टाइम को मिला दूंगा तो टोटल मैं 42 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ और मेरा टोटल टाइम 10 घंटा लगेगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपली एक ही काम करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज यहाँ पे लिखना है। और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा वो, और अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा वो, प्लस जो हमारा डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा है वो, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हो गया है फ्रेम, लेकिन अब इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा x माइनस 2, और ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यहां तक ऊपर में 21 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2, और यहां पे 21 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, नीचे लिखता हूं, और अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21x प्लस 42 प्लस 21x माइनस 42, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, ये पॉजिटिव 42 है, वो नेगेटिव 42 है, पॉजिटिव 42 नेगेटिव 42 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 21x कितना हो जाएगा, 42x हो जाएगा, तो यहाँ पे 42x लिख देता हूं। ये जो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, ये जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 10 के पास जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, और ये कितना है 2 टू दी पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो माइनस 4 इंटू 10 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, सारे को एक साइड में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर, यहाँ पे 42x जो है वो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 42x और माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको आप क्या करें, इसमें आप जो है वो 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, यानी 10 देख रहे हैं वो भी 2 से कट रहा है, 42 भी 2 से कट रहा है और 40 भी 2 से कट रहा है, 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 0/2 हो जाएगा, ओवरऑल 0 आएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारा 5x स्क्वायर माइनस ये 21x हो जाएगा, माइनस ये 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो हमें निकालना था, जो हमें बेसिकली इस वाले प्रॉब्लम सम्स को पढ़कर बनाना था। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना था दैट इज अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कैसे वेलोसिटी चेंज हो जाता है, डाउन स्ट्रीम में कैसे वेलोसिटी
चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6.6। इसमें क्या बोल रहा है फटाफट से आप समझ लीजिए अच्छे से। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसमें अच्छे से समझना। ठीक है। बोला है द टाइम टेकन टू क्लीन आउट द गार्डन बाय मजीद इज 3 hours मोर देन महीम, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 hours। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। मजीद और महीम मान लेते हैं दोनों दोस्त होगा, दोनों मिलकर कोई एक काम कर रहा होगा। दोनों मिलकर अगर कोई काम करता है तो 2 घंटे में कंप्लीट कर ले रहा है। लेकिन वो काम क्या है? वो काम ये है कि एक गार्डन है ना जिसको क्लीन करना है। ठीक है। मजीद जो है वो आपका क्या करता है, 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता है महीम से। यानी मान लेते हैं महीम सोकर है, मजीद अकेला साफ कर रहा है गार्डन को, तो उसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लग जाएगा महीम से। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये बेसिकली बोला जा रहा है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो देखो अगर अच्छे से आप देखोगे तो किससे किसको रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मजीद 3 घंटा ज्यादा लेता है किससे? महीम से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि महीम जो है ना वो x घंटा ले रहा होगा गार्डन को क्लीन करने में। ठीक है। मतलब देखो मजीद किसके ऊपर डिपेंडेंट है? महीम के ऊपर। यानी महीम का जो भी टाइम है उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा मजीद को। तो हम लोग महीम के टाइम को मान लेंगे x आवर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट टाइम टेकन बाई महीम, टाइम टेकन बाई महीम बी x आवर्स। ठीक है। यानी अगर महीम अकेला गार्डन को साफ कर रहा होगा तो उसको टोटल x आवर्स लगेगा। तो जब महीम को x आवर्स लगेगा देयरफॉर टाइम टेकन बाई मजीद। तो अगर महीम को x घंटा लग रहा होगा तो मजीद को कितना लगेगा भाई? x प्लस 3 लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मजीद को 3 घंटा ज्यादा लग रहा है महीम से। ठीक है ना, गार्डन को क्लीन करने में। तो हमें यह पता चल गया कि महीम x घंटे में पूरा काम कर दे रहा है। ठीक है। और मजीद x प्लस 3 घंटे में पूरा काम कर रहा है। यानी अगर मैं महीम को अकेला छोड़ दूं कि भाई गार्डन साफ कर, तो क्या होगा? x घंटा उसको टाइम लगेगा पूरा गार्डन को साफ करने में। वहीं पे अगर मजीद को मैं अकेला छोड़ दूं कि भाई तू गार्डन साफ कर, तो क्या होगा? x प्लस 3 घंटे में वो पूरा गार्डन साफ कर देगा। लेकिन अगर दोनों मिलकर गार्डन को साफ करता है तो 2 घंटे में गार्डन साफ हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे इक्वेशन में फ्रेम करेंगे, एकदम अच्छे से समझना। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको दिमाग में घुसाना। ठीक है। देखो तो अगर हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है, राइट, अगर इस इक्वेशन को फ्रेम करना है तो हमें क्या पता करना होगा? देखो हमें यह पता करना होगा कि 2 घंटे में महीम कितना गार्डन साफ कर रहा है, यानी कितना पार्ट ऑफ गार्डन महीम साफ कर ले रहा है, और 2 घंटे में मजीद कितना साफ कर रहा है। और जब दोनों का कितना कितना साफ कर रहा है मिला देंगे ना तो टोटल गार्डन साफ हो जाएगा। मतलब ये मान लेते हैं गार्डन है। ठीक है। महीम आपका इतना साफ कर रहा होगा 2 घंटे में, मजीद आपका इतना साफ कर रहा होगा 2 घंटे में। अब जब दोनों का काम को मिला देंगे तो मेरा पूरा गार्डन साफ हो गया। बिल्कुल भैया साफ हो गया। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या पता करेंगे? महीम 2 घंटे में कितना गार्डन साफ कर रहा होगा और मजीद 2 घंटे में कितना साफ कर रहा होगा गार्डन। तो यहां पे लिखते हैं कि x आवर्स में, पहले मैं यहां पे ऊपर में लिख देता हूं, मैं ऊपर में लिख देता हूं महीम। ठीक है। ये हो गया। तो ये x आवर्स में क्या कर रहा है? x आवर्स में ये टोटल गार्डन को साफ कर ले रहा है। ठीक है। तो मैं टोटल गार्डन को साफ करने का समझ लेता हूं कि वो एक काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। मैं वो जो टोटल गार्डन है उसको कंप्लीट करने का मतलब हुआ कि वो एक काम कंप्लीट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि x घंटे में वो 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है। 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है। इसको इसमें कंफ्यूज मत होना। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि इस पूरे गार्डन को साफ करने का मतलब हुआ कि आपने एक काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो आपने इस गार्डन को साफ किया, मतलब एक काम कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x घंटे में महीम एक काम कंप्लीट कर लेता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया 1 घंटे में महीम कितना काम करेगा? तो 1 घंटे में महीम 1/x यूनिट काम करेगा। ठीक है। यानी 1 घंटे में महीम जो है ना इस गार्डन का 1/x पार्ट साफ कर चुका होगा। बस सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अब 1 घंटे में पता चल गया हमारा टारगेट क्या है, 2 घंटे में कितना वो क्लीन कर रहा है वो पता करना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि 2 आवर्स में वो कितना क्लीन कर रहा होगा, 2 डिवाइडेड बाई x यूनिट वर्क वो कर रहा होगा। ठीक है। ये आपका किसका निकल गया, ये निकल गया महीम का। सेम प्रोसेस अप्लाई करके मजीद का निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नया स्लाइड लेना होगा। नया स्लाइड में क्या निकालेंगे, मजीद का। तो मजीद को जो है वो टोटल कितना टाइम लग रहा है, x प्लस 3 आवर्स लग रहा है। x प्लस 3 आवर्स लग रहा है किसमें, पहले मैं ऊपर में लिख देता हूं मजीद यहां पे। ठीक है, मजीद हो गया। चलो
तो मजीद को x+3 आवर्स लग रहा है पूरे गार्डन को साफ करने में, और पूरा गार्डन को साफ करने को मैंने क्या बोला कि वो आपका 1 यूनिट वर्क है। ठीक है, बढ़िया। तो एक घंटे में मजीद जो है वो कितना गार्डन साफ करेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई x+3, यानी ये टोटल गार्डन है, इस गार्डन का इतना पार्ट वो एक घंटे में कर लेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, इतना यूनिट वर्क वो कर लेगा एक घंटे में। नेक्स्ट में क्या पता करना है, मेरा अल्टीमेट मकसद क्या है भाई, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा वो अल्टीमेट टारगेट है मेरा। तो 2/x+3 ये हो गया आपका कि 2 घंटे में इतना काम कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने महीम का बारे में पता कर लिया, महीम के बारे में कि 2 घंटे में वो कितना काम कर रहा होगा, और हमने मजीद के बारे में पता कर लिया 2 घंटे में वो कितना काम कर रहा होगा। तो महीम जितना भी काम कर रहा होगा और मजीद जितना भी काम कर रहा होगा, दोनों के काम को अगर ऐड कर दे तो मेरा पूरा गार्डन क्लीन हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझो, महीम जितना काम कर रहा है, मजीद जितना काम कर रहा है, दोनों के काम को मिला दे तो 2 घंटे में गार्डन हुआ साफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अब हम लोगों का इक्वेशन बन जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2 डिवाइडेड बाई महीम कितना टाइम ले रहा है 2/x, तो 2/x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x+3। ठीक है, ये दोनों के काम को मिलाएंगे तो क्या होगा, गार्डन हमारा साफ हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, गार्डन जो साफ हो रहा है वो एक्चुअल में कितना काम है, एक काम है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 1 यूनिट। ठीक है, हो गया, बन गया इक्वेशन। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपली आप ले लो, नीचे में एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ऐसा, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 2x+6 हो जाएगा, और ये आपका जाएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यहां पे मैं 4x लिख दे रहा हूं, 1 सेकेंड, 4x। ठीक है, और ये 6 जो है वो वैसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3x। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आया जी भैया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे x² ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 3x है, इधर 4x है, जब उसको उधर भेजेंगे तो वो -4x हो जाएगा। -4x प्लस 3x कितना होता है 1x होगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो -x हो गया। इधर 6 से उधर भेजेंगे तो वो -6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो हमें चाहिए था, जिससे हमें ये पता चलेगा अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लें, जो कि हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में समझेंगे कि कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि महीम को गार्डन साफ करने में कितना टाइम लग रहा था, जो कि हमने x माना था। x का वैल्यू निकालते साथ हमें पता चल जाएगा कि महीम कितने देर में गार्डन साफ कर रहा था, और उसी x का वैल्यू अगर हम लोग यहां पुट कर दे तो हमें यह पता चल जाएगा कि मजीद कितने देर में गार्डन को साफ कर रहा था। ठीक है ना, यहां तक बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6.6। नाउ जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 6.7, है ना, 6.7। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा मजा आ रहा होगा मे बी। अब यहां पे हम लोग करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6.7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6.7 में क्या पूछ रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि बहुत जगह पे टेस्ट पेपर आप उठा लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे दिखेगा, जहां पे सिर्फ इक्वेशन को फ्रेम नहीं करना होता है, सॉल्व भी करना होता है। बट पहले सीख लें कि फ्रेम कैसे करते हैं। देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाई 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इज लेस बाई 12 फ्रॉम द नंबर। यहां पे 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात कर रहा है, उसके यूनिट प्लेस का जो नंबर है और उसके 10 प्लेस का जो नंबर है, उन दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं ये रहा हमारा 10th डिजिट, ये रहा हमारा 1st डिजिट। ठीक है, अब 10th डिजिट और 1st डिजिट पे जो नंबर है उसका रिलेशन क्या है ये समझिए। यहां बोला था यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाई 6, यानी कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 10th डिजिट पे जो नंबर है उससे 6 ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मान लेते हैं कि जो 10th डिजिट पे नंबर है वो है x। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द 10th डिजिट बी 10th डिजिट नंबर बी x। ठीक है, हमने मान लिया कि 10th डिजिट पे जो नंबर होगा वो x होगा। जैसे ही हम लोग उसको मान लेते हैं वैसे ही हमें क्या पता चलेगा, वैसे ही हमें पता चलेगा कि 1st डिजिट पे जो नंबर होगा वो x+6 होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कैसे पता चला भैया, तो यहां पे सिंपली हम लोगों को बोला था कि 10th डिजिट पे जो 1st डिजिट पे जो नंबर है वो 10th डिजिट से 6 ज्यादा है। ठीक है, पता कर लिया हमने। अब आगे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इज लेस बाई 12 फ्रॉम द नंबर, यानी कि ये जो नंबर है तो एक्चुअल में नंबर है क्या, ये एक्चुअल में नंबर है क्या। तो देखो नंबर एक्चुअल में क्या है बताता हूं। कोई भी नंबर आप देखते हो, अगर आप 20 देखते हो तो ये 20 एक्चुअल में क्या है, 10th प्लेस पे 2 है, 1st प्लेस पे 0 है।
तो 20 एक्चुअल में है क्या, तो टेंस प्लेस पे जो रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वंस प्लेस पे जो रहता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं। तो 10 टू जो हो जाता है 20 प्लस 0 1 जो होता है 0, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू आता है 20। ये होता है नंबर के पीछे का, जो आप क्लास 6-7 में पढ़े होगे ऑलरेडी, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी ये एक्चुअल में कौन सा नंबर क्या है, ये तो ये नंबर है जो टेंस प्लेस पे है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, ठीक है, प्लस जो वंस प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, ठीक है, जो वंस प्लेस पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से। अब जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 10x प्लस x प्लस 6, ठीक है, यानी ओवरऑल क्या आया हमारा 11x प्लस 6। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट नंबर, यानी 11x प्लस 6 क्या है, हमारा नंबर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा नंबर हो गया, इसको ब्रैकेट में मैं कर देता हूं। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इज लेस बाय 12 फ्रॉम द नंबर। तो हमें इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इजीली हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 6, यही है ना दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, बिल्कुल। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x आएगा, हो गया। तो अब हम लोगों को क्या पता चल गया, वो जो नंबर है वो भी पता चल गया, वो नंबर क्या है 11x प्लस 6, और वो जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर का वो भी पता चल गया, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्चुअल नंबर से 12 कम है। तो कैसे पता करेंगे, मतलब कैसे इसको हम लोग फ्रेम करेंगे इक्वेशन में, देखो बोल रहा है जो एक्चुअल नंबर है हमारा वो प्रोडक्ट से 12 कम है। एक्चुअल नंबर कितना है, एक्चुअल नंबर है हमारा 11x प्लस 6, तो मैं यहां पे लिखता हूं 11x प्लस 6, ठीक है, ये एक्चुअल नंबर है। इससे अगर हम लोग जो स्क्वायर है नंबर डिजिट्स का, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 आया है, इसको माइनस कर दे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा। एग्जैक्टली यही चीज हमारा लिखा हुआ है उस इक्वेशन में, मतलब उस प्रॉब्लम सम्स में क्या लिखा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना दोनों डिजिट का, वो एक्चुअल नंबर से 12 कम है। तो एक्चुअल नंबर माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया आपका 11x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 6x इज इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 6x है और प्लस 11 है, सॉल्व करोगे तो प्लस 5x निकलेगा, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अच्छे से, तो क्या है प्लस 6x है, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 6 है, और इधर प्लस 12 है। तो जब इस 6 को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 क्या बचेगा हमारा, प्लस 6 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा प्लस 6 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस 6 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए था, राइट। इसका x का वैल्यू अगर आप निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10th डिजिट पे जो नंबर था वो नंबर एक्चुअल में क्या था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। ये जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना आज की क्लास में, ये सारा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम के पेपर में दिखे 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, जहां पे आपको सॉल्व भी करना रहेगा इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.8, राइट। इस 6.8 को अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर playground having the length 45 meter and breadth 40 meter and the area of the road is 450 meter square, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से हम लोग पहले डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, तब हम लोग इसको बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया के बारे में बात कर रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या है, रोड है। यानी मान लेते एक प्ले ग्राउंड है, वो प्ले ग्राउंड आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उसके बॉर्डर में यानी उसके आसपास चारों तरफ क्या है, रोड बना हुआ है, ठीक है। उस रोड का चौड़ाई कितना है भाई, तो उस रोड का चौड़ाई है आपका टोटल लिखा है, यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है कि इक्वल विड्थ का रोड है चारों तरफ। तो पहले हम लोग उस स्क्वायर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो स्क्वायर ग्राउंड है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द क्या है हमारा, इसके इर्द गिर्द हम लोगों का एक रोड बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं रोड बना देता हूँ साइड में, ये रहा हम लोगों का वो रोड, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि ये जो रोड का वृत्त है ये चारों तरफ इक्वल है, ठीक है, बट हमें रोड का वृत्त दिया हुआ नहीं है। लेकिन दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ और उसका ब्रेथ कितना है वो दिया हुआ है। उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है हमारा 45 मीटर, और उसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है हमारा 40 मीटर, ठीक है। ये दो चीज हम लोगों को दे रखा है, और हम लोगों को ये बोला है कि उस ग्राउंड के
उस ग्राउंड के इर्द गिर्द रोड बना हुआ है जिसका जो चौड़ाई है वो पूरा बराबर है। यानी कि अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ पे जो रोड का चौड़ाई है वही रोड का चौड़ाई यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है। यही क्वेश्चन में बोला है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इसमें जो डेटा मिसिंग है वो डेटा ये है कि रोड का चौड़ाई कितना होगा, ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि रोड का चौड़ाई जो है वो आपका x मीटर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि लेट विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड बी x मीटर। ठीक है, यानी कि रोड का जो चौड़ाई है वो x मीटर है, ये हम लोग मान लिए। अब देखो अगर ध्यान से क्वेश्चन में, तो लास्ट में यहां पे लिख रखा है कि आपका जो रोड का एरिया है वो कितना है, वो है 450 मीटर स्क्वायर एरिया आपका दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये जो रोड है इसका एरिया निकालेंगे और निकाल कर जो कि x के वैल्यू x के टर्म में आएगा और उसको इक्वेट कर देंगे 450 के। कैसे निकालेंगे देखो, हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये वाले पार्ट को ज्वाइन कर देते हैं, ये वाले पार्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो जब ये पार्ट को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक आपका देखो रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है, तो भाई नॉर्मल लेंथ आपका 45 है। उसके अलावा आपका देखो अगर अच्छे से, तो इस साइड का लेंथ इसमें ऐड हो गया और इस साइड का लेंथ इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों का चौड़ाई कितना है, जितना रोड का चौड़ाई है, यानी इधर भी x है इधर भी x है, यानी इसके साथ 2x प्लस हो गया। तो हमारा रोड था टोटल 45 मीटर का और इसके साथ 2x जो है वो हो गया है प्लस। तो रोड का हमारा लंबाई पता चल गया। रोड का चौड़ाई यानी ये वाला पोर्शन क्या होगा, तो ये वाला पोर्शन तो x ही है, तो इसका विड्थ अगर पता करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका x होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग उस वाले स्पेसिफिक पार्ट का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कितना हो जाएगा, वो एरिया आपका यहां पे हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूं, वो एरिया आपका हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी x और ब्रैकेट के अंदर हमें 45 प्लस 2x लिखना होगा। तो हमें क्या पता चल गया, ये वाला जो रोड आप देख रहे हो, ये वाला रोड, इसका एरिया हमें पता चल गया। ठीक है, अब सेम एरिया तो ये वाला रोड का भी होगा, यानी ये जो नीचे आप देख रहे हो इसका भी एग्जैक्टली सेम एरिया होगा जो ऊपर वाले का होगा। ठीक है, तो उसका एरिया भी यही होगा। बच गया हमारा ये वाला साइड, ये वाला साइड, इसका एरिया कितना होगा भाई, तो इसका जो आपका लंबाई है वो कितना है, 40 है, और ये वाला पार्ट कितना होगा, x होगा। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 40 इंटू एक्स निकलेगा। ठीक है, अब जो टोटल एरिया हमारा होगा वो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस साइड भी है एज वेल एज ये वाला पार्ट हमारा इस साइड भी है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इधर भी है और ऊपर वाला पार्ट नीचे भी है। तो हम लोगों का ये वाला जो आया है नंबर और ये वाला जो नंबर आया, उन दोनों को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं ये बोलूं टोटल एरिया रोड का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 40x, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 45 प्लस 2x। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया निकल गया। अब अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस हिसाब से अगर आप देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो हमारा टोटल एरिया निकला है दैट इज 2 इंटू 40x हो जाएगा आपका 80x। तो मैं यहाँ पे 80x लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे अंदर में क्या है हमारा 2x इंटू 45। तो 2x इंटू 45 कितना होता है भाई, तो 2x इंटू 45 हो जाएगा 90x। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ, उसके बाद हमारा दिया हुआ है 2x। तो 2x और इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया निकला उस रोड का जो उसके इर्द गिर्द है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये आपका बराबर है 450 मीटर का, 450 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, बढ़िया। तो ये वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यानी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 80x प्लस 90x क्या होता है भाई, तो 8 8 16 और 1 17, यानी कि 170x हो गया। ठीक है, ये 450 उधर इधर लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 450 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, हो गया हमारा 2x स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 85x माइनस 450 का अगर हाफ करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ओके, तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये वो इक्वेशन है जो हमें निकालना था। ठीक है, इसका जब x का वैल्यू निकालोगे तो क्या पता चलेगा हमें, इसका x का वैल्यू निकालने से हमें पता चलेगा कि वो जो रोड आप देख रहे हो इधर,
उस रोड का विड्थ कितना है, उस रोड का चौड़ाई कितना है, राइट। ओके, तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है वो सारा क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और सारा क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारा बोर्ड में डायरेक्टली आ सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा वाला लेवल था। ओके, आई होप कि सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक ताकि वो लोग भी इस वीडियो से हेल्प ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।